नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। होली के उत्साहित माहौल के बीच सड़कों पर भी सुरक्षा का सख्त पहरा देखने को मिलेगा। त्योहारों के दौरान बढ़ने वाले आवाजाही और संभावित हादसों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और बिना हेलमेट या फिर सीट बेल्ट वाहन चलाने जैसे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। शासन स्तर पर हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद से प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत ही कार्रवाई हो सके। त्योहारों के दौरान लंबी दूरी की बस सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए हर बस में 2 चालकों की अनिवार्यता तय की गई है, जिससे थकान के कारण होने वाले हादसों को रोका जा सके। साथ ही यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसों का संचालन भी शुरू किया गया है, विशेष करके उन मार्गों पर जहां पर आवागमन ज्यादा रहता है। प्रमुख शहरों से पूर्वी दिशा की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सभी अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और आम जन को शिकायतों पर तुरंत ही प्रतिक्रिया देने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसके अलावा सभी बसों को इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन के साथ ही संचालन की अनुमति भी दी गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वाहनों की फिटनेस, सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही ज्वलनशील सामग्री या फिर गैस सिलेंडर ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी वाहन को जांच के दौरान रोका जाए तो यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए तुरंत ही वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी और उन्हें भी जांच के दायरे में रखा जाएगा। सब मिलाकर कहा जाए तो होली को देखते हुए योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे त्योहार के दौरान नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेगा, जहां से लगातार निगरानी रखी जाएगी और शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाएगा। और इन सभी व्यवस्थाओं का उद्देश्य यही है कि होली का त्योहार सुरक्षित, सुगम और खुशहाल वातावरण में संपन्न हो सके। तो वहीं गोरखपुर में गौरक्षा पीठ की भागीदारी से मनाए जाने वाला रंग पर्व सामाजिक समरसता और संस्कृति की एकता का एक विशेष उदाहरण बन चुका है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी रहती है। होली के अवसर पर शहर में पारंपरिक उल्लास के साथ 2 प्रमुख शोभा यात्राएं निकाली जाती है, जो कि समाज में भाईचारे, समानता और सद्भावना का संदेश देती है। और इस शोभा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ की सहभागिता विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। एक शोभा यात्रा होलिका दहन की शाम को और भक्त प्रहलाद के रूप में निकाली जाती है, जबकि दूसरी होली के दिन सुबह घंटाघर से भगवान नरसिंह की रंगभरी यात्रा के रूप में आयोजित होती है, जिसका संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। और इन परंपराओं की शुरुआत करीब 8 दशक पहले नानाजी देशमुख ने की थी, जिसका उद्देश्य होली के पर्व को अनुशासनता और सामाजिक दृष्टि से बनाया गया था। समय के साथ गौरक्षा पीठ का इसका गहरा संबंध स्थापित हुआ और यह आयोजन समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और साथ ही भेदभाव को समाप्त करने के संदेश से जुड़ा हुआ है। गौरक्षा पीठेश्वर के वर्तमान नेतृत्व ने इसे और भी परंपरा के निरंतर आगे बढ़ाते हुए एक बड़े उत्सव के रूप में दे दिया है। और ये रंगों का उत्सव आनंद का प्रतीक नहीं, बल्कि समाज में समानता और लोक कल्याण के मूल से विशेष ही सशक्त रूप दिया गया है। तो वहीं सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लिखे जाने का मामला सामने आने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। हाईवे किनारे रोलिंग के पास मुसलमानों के लिए रोड नहीं जैसे शब्द लिखकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, जिसे गंभीरता से लिया जा रहा है। और इस घटना से जुड़े एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद से प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के बाद से मामले में हिंदू रक्षा दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं को सम्मिलित होने की आशंका जताई गई है। हालांकि फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को लगातार खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की हरकतें कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली है और इसीलिए दोषियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है और ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या फिर तनाव को फैलने से रोका जा सके और क्षेत्र में शांति और सौहार्द कायम रह सके।
तो वहीं जालौन जिले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत कराई गई नसबंदी के बावजूद एक महिला ने लगभग 8 महीने बाद बच्चे को जन्म दिया है। और ये घटना न केवल सरकारी दावों की वास्तविकता उजागर करती है, बल्कि आम लोगों के बीच चल रहे नसबंदी अभियान की विश्वसनीयता पर भी गहरा प्रभाव डालती नजर आ रही है। मामला डाकोर क्षेत्र का है, जहां पर एक परिवार ने साल 2023 में सरकारी अस्पताल में नसबंदी प्रक्रिया करवाई और उस समय चिकित्सक टीम ने प्रक्रिया को पूरी तरह से सफल बताया और महिला को उसी दिन घर भेज दिया गया, जिससे परिवार जो है पूरी तरह से आश्वस्त था और उन्हें आगे संतान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। समय बीतने के साथ ही जब महिला ने फिर से गर्भधारण किया और बाद में बच्चे को जन्म दिया, तो ये घटना परिवार के लिए गहरे सदमे का कारण बन गई है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने समिति संसाधनों को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन का निर्णय लिया था, लेकिन ये लापरवाही निकलकर अब सामने आई है। फिलहाल अब प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में टीम बन गई है। उसमें जो है ना, जो भी पैसा मिलना है वो अप्लाई कर दिया गया है, वो मिलेगा। और विधिवत, क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया है, वो 1 से 2% उसमें जो है हो सकता है, ये सामान्य प्रक्रिया है, फेलियर हो सकता है, ठीक है। और कोई विशेष बात नहीं है। जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ साहब रेगुलर देख रहे हैं इसको और उस पर कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी ही उनका पैसे का वो हो जाएगा, उनका मिल जाएगा। सिंगाओं पे वहाँ सुनाई नहीं दी, वे बोल रहे थे कि बैलेंस नहीं आएगा। अच्छा, मुआवजे का बैलेंस है। हाँ, अच्छा, सोने के लिए मांगे थे कि पैसे खर्चे चाहिए बच्चे के भरण पोषण के लिए। हाँ, तो बोले नहीं मिलेगा। अच्छा, कब कराई थी आपने नसबंदी? 2023 में। हाँ। फिर उसके बाद फिर ये पता कैसे चला कि नसबंदी फेल हो गई? पीरियड से नहीं हुए। अच्छा, पता चला कि बच्चा आ गया, फिर इसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया। अच्छा, अल्ट्रासाउंड में बताया तो बच्चा है पेट में। तो 1 साल बाद हुआ बच्चा पैदा? नहीं, 8 महीने में बच्चा हो गया। 8 महीने में बच्चा हो गया। हाँ, 9 महीने का होता है, 8 में हो गया था। तो नसबंदी फेल हो चुकी है। कब नसबंदी कराई थी? 29/12/2023। किसकी नसबंदी कराई थी? मैसेज की। अच्छा, कहाँ पे कराई थी ये? डाकोर में। डाकोर के सरकारी अस्पताल में कि प्राइवेट में? सरकारी। फिर कैसे पता चला कि नसबंदी फेल हो गई? नसबंदी फेल हो गई, पेट दिखाने लगा बाल बच्चे को, तो मैं जाँच कराई, अल्ट्रासाउंड बच्चा दिखाया, तो डॉक्टर को बताया, डॉक्टर से हमने कागज मांगे, कागज नहीं है, प्रमाण पत्र मांगे, प्रमाण पत्र नहीं लाओ। 3 महीने बाद बुलाया जाता था, हमको सूचना नहीं दी बुलाने की। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में टीम घोषित। तो वहीं कुशीनगर जिले में एक सनसनीखेज घटना जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में खंड विकास अधिकारी की 2 गाड़ियां अचानक से ही आग की लपेटे में आ गए, जिससे वो गाड़ियां जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने देर रात तेल छिड़क कर इस वारदात को अंजाम दिया, जिससे एक सरकारी और एक निजी वाहन पूरी तरह से जल गया है। और ये घटना रामपुर खुर्दा गांव का है, जो कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर अधिकारी जो है किराए के मकान में निवास कर रहे थे और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर अवैध शराब को बरामद किया गया है। इसके बाद से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। मैनपुरी से खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए चलाए जा रहे अवैध शराब विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और इस कार्रवाई में थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने मिलकर एक राज्य तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पूरे मामले में पुलिस को पहले ही गुप्त सूचना मिली हुई थी, जिसके आधार पर सटीक योजना बनाकर एटा मैनपुरी हाईवे पर पुल के पास घेराबंदी की गई और संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक से करीब 500 पेटियां अवैध शराब की बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए आंकी जा रही है और इन बोतलों पर फॉर सेल इन पंजाब ओनली लिखा हुआ है, जिससे साफ है कि ये शराब अवैध रूप से दूसरे राज्यों में सप्लाई की जा रही थी। कुल मिलाकर लगभग
55 लीटर से ज्यादा की शराब जब्त की गई है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो शराब को पंजाब से लेकर बिहार में खपाने की योजना बना रहा था, जहां पर शराबबंदी के चलते त्योहार के समय इसकी अधिक मांग रहती है और ऊंचे दाम मिलने की संभावना रहती है। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से की गई, जिसमें उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीमों का गठन किया गया। गिरफ्तार आरोपी राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सूचना मिली थी जिसमें एक ट्रक में अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा था। तो संभवतः ये बिहार की तरफ ही जाने की प्लानिंग थी। इस सूचना पे सर्विलांस टीम थाना कुरावली की टीम ने संयुक्त रूप से अपने इंटेलिजेंस को विकसित किया और ट्रक को पकड़ा। ट्रक में दूसरे के आड़ में करीब 500 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जो अलग अलग ब्रांड की थी उसको लेकर जा रहा था। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है जो चालक था। वहाँ ट्रक को कब्जे में लिया गया है। सारी शराब को सीज करके आगे कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक शराब की कीमत की बात है तो ये करीब इसके 58 लाख कीमत के आसपास की बताई जा रही है और इसके और भी हम लोग जो इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और पूरी टीम ने मेहनत से होली से पहले ये सूचना मिली। तो वहीं यूपी के मैनपुरी में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार दवा लेकर घर लौट रहे एक दंपति को रास्ते में बदमाशों ने निशाना बना लिया। बाइक पर सवार होकर आए लुटेरों ने दंपति को रोककर उनसे सोने की चैन और मोबाइल फोन छीन लिया। घटना के दौरान छीना झपटी भी हुई, जिससे अचानक से ही गोलियां चली, जिसके बाद से बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसके बावजूद लुटेरा घायल जो है वो साथी के साथ मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जल्दबाजी में भागते समय बदमाश का मोबाइल फोन जो है वो घटनास्थल पर गिर गया, जो अब पुलिस के हाथ लग चुका है। जांच में अहम सुराग माना जा रहा है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपना जा रहे थे अपने गांव की तरफ। सामान कटरा एक जगह पड़ती है, वहां से अपने गांव जा रहे थे। वहां रास्ते में बम्बा किनारे एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार लोग आए और इनकी पत्नी से गले में जो चेन थी, चेन को छीन लिया और इनके मोबाइल जो उनके फ्रंट पॉकेट में था और मोबाइल को निकाल लिया। गाड़ी से उतरते समय एक अपराधी जो पीछे बैठे हुए थे उनके एक फायर की आवाज़ हुई और जो गोली थी वो उनके पैर में लग गई और उसके बाद जाके सभी लोग भाग गए। तो मौके पर हम लोग के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया है और आगे के इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सामान कटरा से बाइक को लेके जा रहा थे घर, तो फिर उन्होंने बाइक साइड से चेन तोड़ ली पहले मैडम की और साइड से बाइक लगा के चाबी खींच ली, मोबाइल ले लिया और सर गोली मार दी। हम तो उधर गिड़ी गुड़ी हो गई गिरे। तो गांव कौन सा आपका? बूढ़ा खीरा सर। तो सामान से दवा लेके जा रहे थे, तो आप क्या नाम चैन पहले तोड़ ली? जी हाँ, चैन पहले तोड़ ली। चलत पे ही? चलत पे ही। अच्छा। और बराबर पे यहाँ पे आके बराबर पे चाबी खींच ली, मोटरसाइकिल वहीं रुक गई मेरी। चैन के अलावा और क्या क्या छीन लिया? मोबाइल रखा और कुछ? बस मोबाइल और चेन। तो वहीं प्रदेश में होली के त्योहार को लेकर उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है। होली परिक्रमा मेले का आज अत्यंत ही भव्य और श्रद्धामय वातावरण में शुभारंभ हुआ, जिसमें आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। और इस अवसर पर प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता उपस्थित रही, जहां पर जिलाधिकारी मुनेंद्र अवस्थी, स्थानीय विधायक, जिला संगठन के जुड़े पदाधिकारी, सांसद प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि ये मेला क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख प्रतीक है, जो कि सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मेले को और अधिक व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। मेले में दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल और रंगों से सराबोर नजर आ रहा है।
तो वहीं पीलीभीत में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने वन विभाग के एक वाचर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार संबंधित ट्रक चालक ने अपने वाहन को निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार भरा था और इसके बावजूद वाचर द्वारा अवैध रूप से 5,000 रुपए की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने पूरी योजना के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके पर ही रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। ये कार्रवाई महोफ रेंज के खटीमा क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसके साथ ही टीम ने पहले ही शिकायत की पुष्टि की और फिर ट्रैप बिछाकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं बदायूं जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। बता दें कि गांव में उस समय भीषण दुर्घटना हुई है जब दीनापुर निवासी छात्र जो है सुरजीत अपने साथी के साथ हाई स्कूल के गणित का परीक्षा देकर बाइक से घर लौट रहा था और इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सुरजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से आसपास के लोगों की मदद से दोनों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने सुरजीत को मृत घोषित कर दिया। घायल छात्र की हालत बेहद ही नाजुक होने के चलते उसे बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर उनका रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं ललितपुर में पुलिस ने होली से ठीक पहले एक सराहनीय पहल करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है, जिसने आम लोगों के चेहरों पर खुशी लाती है। जिले में गुम हुए मोबाइल फोन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत सर्विलांस टीम और विभिन्न थानों की संयुक्त मेहनत से कुल 117 खोए हुए और गिरे हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है, जो कि इस अभियान की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये मोबाइल देश के अलग अलग राज्यों और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बरामद किए गए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और लगातार प्रयासों के जरिए इस अभियान को सफल बनाया है। जन सुनवाई के दौरान मिले प्रार्थना पत्रों के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई और लगातार निगरानी के बाद से इन मोबाइल फोनों को ढूंढ निकाला गया। फिलहाल पुलिस की इस सराहनीय पहल से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। देखिए, आज जनपद ललितपुर पुलिस की सर्विलांस टीम और अलग अलग थानों की जो डेडिकेटेड टीम थी, उन सबके सहयोग से 117 मोबाइल फ़ोन जो हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख के आसपास है, आज बरामद किया गया है। बरामद करके जो इसके स्वामी थे, इनके स्वामियों को आज ये सारे मोबाइल फ़ोन जो है उनको सुपुर्द किए गए हैं और होली के अवसर पे सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी किसी भी व्यक्ति का कोई भी मोबाइल फ़ोन यदि कहीं गुम होता है, चोरी होता है, तो तत्काल इसकी सूचना जो है आप थाने पे ज़रूर दीजिए, ताकि हमारे जो पुलिस की डेडिकेटेड टीम है इन सभी मोबाइल फ़ोन जो है उसको बरामद करके सकुशल उन लोगों तक पहुँचाए। ललितपुर में सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण पहल के तहत सामाजिक आधारित शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने भाग लिया। ये शिविर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ADIP योजना और राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायता दी गई, जिससे उनका दैनिक जीवन को अधिक सुगम और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इसे और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया। मंच में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, उन्हें समाज को मुख्यधारा से जोड़ना और उनके जीवन स्तर से सुधार लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। जालौन जिले में कारागार में प्रशासनिक सतर्कता और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान जेल परिषद के प्रत्येक बैरक का बारीकी से निरीक्षण किया गया और वहां पर बंदियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, सुविधाओं और दैनिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को परखने के साथ साथ संग तलाशी अभियान भी चलाया गया, ताकि किसी भी प्रकार की वस्तु या फिर गतिविधि पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों ने जेल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया कि बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं जैसे कि भोजन, स्वच्छ, सुरक्षा
और साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। आगामी होली पर्व को देखते हुए जेल में बंदियों द्वारा फूलों से प्राकृतिक और हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है, जो कि एक सकारात्मक और रचनात्मक पहल के रूप में सामने आया है। वहीं रमजान के मद्देनजर मुस्लिम बंदियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने जेल का औचक निरीक्षण किया है। प्रत्येक बैरक में जाके बंदियों से रूबरू होकर बातचीत की है और सघन तलाशी कराई है। तलाशी के दौरान कोई निषिद्ध वस्तु नहीं मिली है। उन्होंने बंदियों को मूलभूत सुविधाएं दी जाने वाली जो भी आवश्यकताएं हैं, हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि उनका 100% पालन होना चाहिए। और ख़ास तौर से मौसम के बदलते यदि कोई खान पान में या फिर उनके वस्त्र आदि में कोई आवश्यकता है तो उसको पूर्ति करने के भी निर्देश दिए। सर, होली का त्यौहार है, इसके अलावा रमज़ान है, जिस तरीके क्या व्यवस्थाएं कैदियों के लिए की जा रही हैं? देखिए, रमज़ान में जेल प्रशासन की तरफ से रोज़ेदारों का पूरा ध्यान रखा जाता है। उनको समय से लगभग 5:30 बजे भोजन वितरित कर दिया जाता है। और होली के लिए जेल पर हर्बल गुलाल प्रतिवर्ष बनाया जाता है। इस साल भी लगभग 15-16 कैदी उसको बना रहे हैं और उस गुलाल से ही जेल के अंदर होली खेली जाती है। त्योहारों सर, जो मिलने वाले लोग आते हैं, त्योहारों को देखते हुए क्या विशेष कोई दी गया है? देखिए, त्योहारों पे विशेषकर हमारी यही सुरक्षा सावधानी के हम बरतते हैं कि कोई भी निषिद्ध वस्तु किसी भी प्रकार से जेल के अंदर प्रवेश न करे। तो वहीं अलीगढ़ में प्रसिद्ध क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खान चंद के आज सुबह निधन हो गया और इसके बाद जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रिंकू सिंह के पिता का बीते दिनों निधन हो गया। नोएडा के यथार्थ अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिससे परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया। निधन के बाद से पार्थिव शरीर को उनके ओजन सिटी स्थित निवास पर लगाया गया, जहां पर परिजनों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने पहुंचकर अंतिम दर्शन किए और गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। सूचना मिलते ही रिंकू सिंह भी तुरंत ही अलीगढ़ पहुंचे और परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हुए। इसके बाद से कारवेट्स क्षेत्र में रोटरी मोड़ धाम में पूरे विधि विधान के साथ धार्मिक रीति रिवाजों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जहां पर बड़े भाई ने मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी और इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने शोक व्यक्त किया और परिवार को ढांढस बंधाया। इसके साथ ही इस दुखद घटना से न केवल परिवार का बल्कि खेल जगत और स्थानीय समाज में भी गहरा शोक व्यक्त है और हर कोई इस अपूर्णीय क्षति पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। देखिए, रिंकू सिंह के पिताजी बीमारी के कारण उन्हें छोड़कर चले गए। एक पिता का जाना बेटे के लिए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ा होती है। वही पीड़ा के कारण उन्हें आज दुखी है। स्वयं क्रिकेट छोड़कर बीच में आना पड़ा और रिंकू सिंह के पिताजी ने स्वयं इतनी मेहनत की, सिलेंडर सप्लाई कर उस बेटे को, अपने को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। वो उसका पिता चला जाना तो उससे ज्यादा बेटे के लिए दुखदायी क्या हो सकता है। क्योंकि ध्यान रखिए, जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है और बाप चला जाए, तो बाप जाने के बाद तो ये मान के चले वो से शरीर से ही आदमी की हिम्मत टूट जाती है, कितना भी वो हो। तो उसमें आज उनका दाह संस्कार था, उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं आया। शोक परिवार सांत्वना देंगे। मैं तो यही निवेदन, यही प्रार्थना करूंगा भगवान प्रभु से कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे और रिंकू सिंह को, रिंकू सिंह के परिवार को दुख सहने की शक्ति। गोंडा में अयोध्या रियासत से जुड़ी जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला जो है लगातार गंभीर होता जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार भूमाफियों की नजर अब एक और जमीन पर पड़ गई है, जहां पर सीमांक की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। स्थानीय स्तर पर विरोध करने और शिकायत दर्ज कराने पर भी परोपकार को धमकियां भी दी जा रही है, जिससे माहौल और भी ज्यादा भयावह हो गया है। मामले की गंभीरता से देखते हुए अब जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई है और मांग की गई है कि गाटा संख्या 7, 10 और 12 पर हो रहे अवैध कब्जों को तुरंत ही रोका जाए, ताकि सरकारी जमीन को सुरक्षित रखा जा सके। डब्बू अग्रवाल व उनके भाई व उनके पिताजी व उनकी माताजी फर्जी जमीन रियासत की, जो कि उन्होंने गाटा संख्या 6 में बैनामा ले रखा है और 6 के आड़ में, जबकि उन्होंने गाटा संख्या 6 में शेड स्मिल को मुन्ना साहू को बैनामा भी कर रखा है। और जहां से वो बैनामा किए हैं वहां से उनकी पैमाइश होती है, तो उनका सारा रकबा पूरा होने के बाद जो शेष जमीन बचती है वो गाटा संख्या 7, 10, 12 है। वो रियासत अयोध्या की भूमि है, जिसको वो गाटा संख्या 6 दिखा करके
कूटरचित करके जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके संबंध में आज मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी एप्लीकेशन दिया और उसके बाद में मैं सिटी मजिस्ट्रेट से भी मिला। मैंने अपनी सारी बात भी रखी है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से काम भी रुकवा दिया है, आश्वासन दिया है कि मौके पे जब तक कोई जांच नहीं हो जाती है तब तक वहाँ कोई तरीके से काम नहीं होगा, ना कब्जा होगा। और ये सब जो है बहुत दबंग भूमाफिया है, मेरे ऊपर दबाव भी बनाते हैं और नाजायज़ तरीके से मुझे फराड भी बताते हैं और नाजायज़ तरीके से रियासत अयोध्या की भूमि को जबरदस्ती कब्जा करके अपने रकबे में मिला करके बेचना चाहते हैं। हमारे गांव में PWD खंड 2 द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें एक तरफा हमारे में मिट्टी डाल दी गई थी, जिसकी शिकायत हमने SDM महोदया, जिलाधिकारी महोदया व कमिश्नर महोदय के समक्ष की थी, जिनके निर्देशानुसार एक्सीएन को भी फ़ोन करके बोले कि हाँ मौके पर जाकर देखो क्या गलत है। पार्थी कह रहा है, उसका कहना सही है या गलत है। वहीं कानपुर के श्यामनगर क्षेत्र में हुई करीब 8 लाख रुपए की लूट की घटना में पुलिस ने महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 16 फरवरी की बताई जा रही है, जहां पर ये बड़ी वारदात हुई है। इसके साथ ही बाइक सवार बदमाशों को भी निशाने पर आ गए। बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोककर तमंचे की बट से हमला किया और उनके पास मौजूदा लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि दोनों पीड़ित एक ही टेनरी कारोबारी महफूज के लिए कैश कुरियर का काम करते थे और मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये रहा है कि महफूज के कानपुर के विभिन्न बैंकों में कुल 12 खाते संचालित हैं, जिसमें बीते 2.5 सालों के दौरान करीब 16 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। जिस दिन लूट की वारदात हुई उस दिन खाते में 3 करोड़ 20 लाख रुपए की निकासी भी की गई थी, जिससे मामला और भी अधिक संदिग्ध हो गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इतने बड़े स्तर पर हुए वित्तीय लेन देन के चलते मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी या फिर अन्य गैर कानूनी गतिविधियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार अब इस पर जांच करने में जुट गई हैं। इस 16 फरवरी को एक लूट की घटना होती है, जिसमें वादी द्वारा एक FIR नहीं लिखाया जाता है और वहां से हमारी टीम को डाउट होता है और उनसे जो प्राइमरी जो जानकारी मिलती है उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा था कि इसमें 8 लाख रुपए की लूट हुई है। लेकिन वादी कतई नहीं लिखा रहा था। वादी ने कहा था कि ये हमारा झगड़ा का मामला है। हमारी टीम इसके पीछे जो है जानकारी करने के लिए बैंक गई और बैंक से विड्रॉल का पैटर्न देखा है कि बैंक से कितना पैसा निकला है। उसकी और जो लुटेरों की जानकारी करते करते हमको ये पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से दिल्ली में जामा मस्जिद में उनके लोकेशन में ले गए, कुछ का कश्मीर और नेपाल में भी इनकी मोबिलिटी का पता लगा। इतने बीच में हमारी टीम ने बैंकों की स्टडी करने के बाद ये देखा कि बैंक से भारी मात्रा में उस दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉल हुआ था, पर ये पता लगा कि बाकी पैसा वो बांट चुके थे कैश में और केवल IDI बैंक से उन्होंने 2.25 साल में 850 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल कर रखा था। बाद में हमने और बैंकों से जानकारी करी तो उनके 12 बैंकों से 68। वहीं यूपी के पीलीभीत क्षेत्र में औद्योगिक इकाई में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर सीवर लाइन बिछाने के लिए चल रही खुदाई के दौरान अचानक से ही मिट्टी का टीला धंस गया और इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर मिट्टी में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से वहां पर काम कर रहे मजदूरों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घायलों को तत्काल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना का ठेका UPCD की ओर से बरेली की एक कंपनी को दिया गया है। मजदूरों का आरोप है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। सीवर लाइन के लिए गहरी खुदाई के दौरान पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे, जिससे मिट्टी का संतुलन बिगड़ गया और टीला अचानक से ही धंस गया। फिलहाल घटना के बाद से संबंधित विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मामले की जाँच में जुटे हुए हैं, जबकि मजदूरों में इस घटना को लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।